अभी हम लोगों ने पढ़ा पाचन, अब है श्वसन। अभी तक जब आप छोटे कक्षा में थे तो आपने श्वसन पढ़ा कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो ये तो सिंपल था छोटी कक्षा। लेकिन अब आप जब बड़े कक्षा में तो श्वसन है क्या? तो श्वसन वह जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है या प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और जल बनता है। याद रखिए, कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और जल बनता है। यह कैसी अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सवाल आता है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो हमेशा कहेंगे कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब क्या होता है, कैसे बनता है? तो जब हम ग्रहण करते हैं तो भोजन में जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, जिसकी हमको आवश्यकता है। इसी के लिए तो ये सारा खेल होता है। इसमें भोजन के रूप में क्या होता है? ग्लूकोज में 6 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। जब इसमें ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 2830 किलो जूल या कहें 38 एटीपी, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। बल्क मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, हाई क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होता है। देखिए, तो श्वसन 2 तरीके के होते हैं, अनॉक्सी, ऑक्सी। अनॉक्सी नाम से ही क्लियर है, अनऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनारोबिक। ऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन हो, एरोबिक। अब एक चार्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि क्या है ऑक्सी और क्या है अनऑक्सी, क्या इसमें सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है, क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो जरा देखें, ये ग्लूकोज में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, 6 कार्बन है, इसमें का एक मॉलिक्यूल अगर टूटा तो ये साइटोप्लाज्म में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जब ये टूटता है तो इसके टूटने को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको ग्लूकोज और लाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना। किसी चीज का जब टूटना होता है तो लाइसिस करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना हुआ। जब एक मॉलिक्यूल ये टूटेगा तो ये 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट देगा। अब ये पाइरुवेट है क्या? तो ग्लूकोज का जब टूटना होता है तो लाइसिस ऑफ ग्लूकोज, इस प्रक्रिया में पाइरुविक एसिड बनता है और वो पाइरुविक एसिड बनने के फलस्वरूप हमें पाइरुवेट प्राप्त होता है। इसमें 3 कार्बन के एटम होते हैं। देखेंगे यहाँ 6 कार्बन के एटम, यहाँ 3 कार्बन के एटम, यहाँ 1 मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल। अब चले आगे। तो जब आगे हम बढ़ेंगे तो हमें ये 3 ये है। ऑक्सीजन की उपस्थिति जो हमें आप में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ ये होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, याद रखेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा गृह ऑब्जेक्टिव भी आता है, या 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं कि किसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो याद रखेंगे क्योंकि ऊर्जा यही बनता है, यही ऊर्जा रिलीज होती है, जिसकी वजह से इसको या ऐसे कहें पावर हाउस कहें, या इसको किचन भी कह सकते हैं, रसोई घर भी कहिए, जो कहना है कर सकते हैं आप। इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ये एनर्जी रिलीज होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब कि हम उसका पूरा उपयोग कर लिए और ये बल्क मात्रा में हमको एनर्जी मिला। लेकिन अब जरा सा देखिए, ये तो हमने देखा ऑक्सी, एरोबिक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब हम जरा देखिए कि ऑक्सीजन जब ना हो या ऑक्सीजन जब कम हो तब क्या होता है। तो ऑक्सीजन जब कम हो जाता है तो ये क्रियाएं मसल्स में होती है। जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं तो अचानक, जब दौड़ते हैं, भागते हैं तो अचानक से क्या होता है कि आपके शरीर में जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतना ले नहीं पाते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा होता है। तब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। यहां देखेंगे 2
कार्बन एटम, यहाँ 3 कार्बन, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, यहाँ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये लैक्टिक एसिड बनाएगा, कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा, आप जल्दी थक जाएंगे। और क्या होगा कि इसी के वजह से ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड ये मसल से स्क्रैम्प करता है, मसल को स्क्रैम्प करता है, जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है, दर्द हो जाता है, तो ये मसल स्क्रैम्प का कारण होता है। मसल स्क्रैम्प को अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, डीप ब्रीथिंग लेंगे, हॉट वाटर से बाथ करेंगे, इसके बाद ये लैक्टिक एसिड जो बना हुआ है वो धीरे धीरे रिलीज होगा। जब रिलीज हो जाएगा तो आपका मसल स्क्रैम्प ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। ये तो हुआ उपस्थिति देख लिए, ये कमी देख लिए। अब देखिए कि जब अनुपस्थित हो, जब ऑक्सीजन हो ही नहीं, तो ये अक्सर हम यीस्ट के फर्मेंटेशन में होता है, यीस्ट में होता है। इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो इसमें इथेनॉल बनता है, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें भी 2 ATP। देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ भी कम मात्रा में एनर्जी रिलीज हुआ है, इसमें भी कम मात्रा में एनर्जी रिलीज हुआ। कम मात्रा में एनर्जी रिलीज मतलब कि क्या, कि इनका पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ, मतलब यहाँ जो हुआ पूरा का पूरा उसका उपयोग हुआ, यहाँ का पूरा उपयोग नहीं हुआ। अब सवाल आता है कि एरोबिक और एनारोबिक में अंतर क्या है, तो क्या देखेंगे हम, यहाँ देख लें, एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अनॉक्सी श्वसन मसल्स और यीस्ट के फर्मेंटेशन में होता है। इसमें हाई मात्रा में, बहुत बल्क मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, इसमें बल्क मात्रा में एनर्जी रिलीज नहीं होता है। इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से मसल स्क्रैम्प होते हैं, इसमें इथेनॉल, अल्कोहल। अब सवाल एक भी बनता है, ये भी बनता है कि अब फर्मेंटेशन है क्या, तो फर्मेंटेशन को यूं समझे कि ग्लूकोज में जब यीस्ट की उपस्थिति में जब ग्लूकोज होगा, लेकिन क्या ऑक्सीजन वहां पे अनुपस्थित होगा, ऑक्सीजन नहीं हो, तो इस स्थिति में हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, या इसे फर्मेंटेशन की क्रिया कहते हैं। परीक्षा में ये मॉडल पेपर में भी है और ये हमेशा प्रोबेबल क्वेश्चन में रहा है, संभावित प्रश्न में रहा है, तो इसको ठीक से एक बार आप वीडियो पॉज करके भी या जिस विधि से हो इसको ब्रीफ कर लेंगे बेहतर। अब हमने देखा श्वसन, पौधे भी सांस लेते हैं, तो पौधे में सांस लेने के लिए जो मुख्य ऑर्गन है वो क्या है, स्टोमाटा। ये स्टोमाटा के गार्ड सेल्स हैं जो इसकी सांस लेने में मदद करते हैं। ये होते कहाँ हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट के बहुत सारे हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन ये मुख्य कार्य का संपादन करते हैं पत्तियों के बीच, पत्तियों के तल। अगर ये पत्ती है तो इसके पेंदे में ये पाए जाते हैं, बल्क मात्रा में पाए जाते हैं। ये एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फिर ये अपना मदद से निकलते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ये विसरण की प्रक्रिया होती है। ये ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से और विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये होता है। पेड़ पौधे के जड़ में भी जो ये होते हैं हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाल के तरह के जो होते हैं जड़ में, जैसे एक मेन रूट हो गया, मेन रूट में फिर सब रूट हो गया। इसमें जो हेयर टाइप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो हेयर टाइप जो बाल की तरह होते हैं, ये क्या करते हैं कि मिट्टी में बहुत सारे एयर सैक्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ पे कि हवा जमा होता है और उससे ये हेयर बबल जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेकर के इनमें अपना जो प्रक्रियाएं होती हैं। तीसरी चीज होती है कि कुछ ऐसे भी हर्बेसियस प्लांट होते हैं जो जिनमें बहुत बड़ा स्टेम नहीं होता है, जैसे पालक वगैरह आपने देखा होगा, जो हर्ब है छोटे छोटे पौधे, उनमें स्टीम, उनके जो तने होते हैं उसमें स्टोमाटा पाए जाते हैं और उस स्टोमाटा की मदद से ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लें कि जंतु और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जंतु और उनके श्वसन तंत्र, श्वसन अंग आता है। ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, अक्सर आता है फिश, मछली में गिल्स से लेते हैं,
ग्रासहॉपर स्पाइरेकल से लेते हैं, साइड में बना हुआ होता है, उसके पीछे में इंसेक्ट तेलचट्टा देखा होगा आपको, ये ट्रैकिया से लेते हैं। अर्थवर्म ये बॉडी सरफेस मतलब स्किन से लेते हैं। प्लांट पौधे स्टोमाटा से लेते हैं। फ्रॉग स्किन और लंग्स दोनों से लेते हैं। और ह्यूमन जो कि लंग्स से लेते हैं सांस। अब आगे हम अभी पढ़ रहे हैं कि लंग्स से कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। अब हम देखें रेस्पिरेशन ह्यूमन मानव में कैसे श्वसन की क्रियाएं होती है। तो आप सांस लेकर के देखिए, छाती फूला, दैट इज इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन है क्या कि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर में एक बलून तरह की आकृति होती है, इसको यूं समझें। सांस लिया आपने, सांस लिया, एक्सपेंशन हुआ, छाती में फैलाव हुआ, तो ये जो शेप था अब ये बढ़ के यू हो गया। लेकिन इसके बढ़ते ही ये क्या हुआ, ऊपर की ओर जाएगा। तो इंस्पिरेशन में होता क्या है कि जैसे ही जब हम सांस लेते हैं तो ये जो शेप है, ये शेप फूल करके यूं हो जाएगा, और ये जो डायफ्राम है ये खींच करके नीचे की ओर जाएगा। जब नीचे की ओर जाएगा तो इसके अंदर जो होगा प्रेशर वो कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वायुमंडल की हवा इसमें निकल जाएगी। ये सारी प्रक्रियाएं होती है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे आकर के समझिए। ये नासाद्वार है, नासाद्वार से हम सांस लेते हैं। ये ग्रसनी से होते हुए जब ग्रसनी के पास आएगा तो यहाँ पे ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस पाया जाता है। ये क्या करता है, चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्रसनी और नासा दोनों आकर के मिल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि खाना श्वास नली में चला जाए और सांस खाने वाले नली में चला जाए, इसलिए यहाँ एक ढक्कनुमा आकृति होती है, वो बंद और खोलता है आवश्यकता अनुसार, तो इसे ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस कहते हैं। फिर ये आगे जाता है कंठ के पास, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये ह्यूमन मेल और फीमेल में इसकी जो आकृति होती है वो बड़ी और छोटी होती है, और इसी के बड़े और छोटे, साउंड बॉक्स बड़ा होगा आवाज मोटा होगा, साउंड बॉक्स छोटी होगी आवृत्ति कम हो जाएगी, आवाज पतली होगी। अक्सर हाँ देखते हैं हम औरतों की आवाज पतली होती है, क्यों? क्योंकि ये साउंड बॉक्स जो होता है, वॉइस बॉक्स जो होता है वो उसका छोटा होता है, आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। चले अब फिर आगे जब जाएंगे तो ये श्वास नली में जाता है। तो श्वास नली क्या है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया है, यहाँ पे साउंड बॉक्स भी है, साउंड बॉक्स, और ये जब देखेंगे तो ये क्या है, रिंग शेप में है, रिंग शेप में है, ये सी शेप, सामने से देखने में सी शेप लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो अगर ये कार्टिलेजियस मसल्स का होता है, अगर कंप्लीट मसल का हो तो सांस लेने और छोड़ने के क्रम में ऐसा भी हो सकता है कि ये कोलैप्स कर जाए, कोलैप्स कर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इस स्थिति में तो फिर सांस लेना ही बंद हो जाएगा। तो ये रिंग्स शेप में होते हैं, कार्टिलेजियस मसल्स के होते हैं, जिसकी वजह से आराम से सांस आगे की ओर आता है। ये आगे चलता है तो ये ब्रोंकाई में जाता है, ये ब्रोंकाई है जिसे हम श्वसनी भी कहते हैं, और फिर ये श्वास नली ब्रोंकियोल में जाता है, फिर ये ब्रोंकियोल में जाता है, ब्रोंकियोल भी कहा जाता है, इसमें लंग्स में चला जाता है, जिसमें श्वसनिका होती है, बहुत छोटे छोटे जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और ब्लड कैपिलरी से घिरी हुई जो आकृति होती है इसे कुपिका कहते हैं। फाइनली गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया के द्वारा इसी कुपिकाओं में ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये जो प्रक्रियाएं होती है ये कुपिका में ही होती है। अब बात आती है कि सांस हम लेते कैसे हैं, तो इसमें एक रिदमिक कंट्रैक्शन एंड डायलेशन होता है, सिकुड़ना और फैलना होता है, जैसे हार्ट बीट भी होता है। क्योंकि ये जो रिब है, रिब कितने होते हैं, 24 नंबर्स होते हैं, मींस 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर रिब होते हैं। रिब 24 नंबर, पसली। ये फैलता और सिकुड़ता क्यों है? क्योंकि रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं जो कि रिदमिक कंट्रैक्शन एंड डायलेशन करते हैं। रिदमिक मतलब एक निश्चित समयांतराल पे फूलना और सिकुड़ना इनमें होता है।
तो यहाँ है। और इसके बाद ये जो कूपिकाएं होती हैं, कूपिकाएं गुच्छे की आकृति में होती है। अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, तो अंगूर के गुच्छे की आकृति में होती हैं ये सल्की इपिथेलियम ऊतक के बने हुए होते हैं और इनके आसपास में ब्लड की कैपिलरीज होती है, जो कि जैसे ही गैसों का एक्सचेंज होता है तो वो गैस को लाना और फिर वापस लेकर के जाना, ये सारा काम ये ब्लड कैपिलरी यहाँ करती हैं। और फिर जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो इसके बाद एक्सहेल होगा। ठीक इसका उल्टा, जो फूला हुआ था ऑक्सीजन अंदर गया था, अब ये क्या होगा, ये पुनः सिकुड़ के अपने पुराने वाले स्थिति में आ जाएगा और ये जो फैला था ये पूरा अपने ओरिजिनल शेप में जाएगा। तब क्या होगा कि इसके अंदर का गैस बाहर की ओर निकल जाएगा, दैट इज एक्सहेल, मतलब सांस बाहर छोड़। चले स्टार्ट। तो अभी हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, श्वसन। अब श्वसन के बाद हम पढ़े परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे शरीर में खून का दौड़ान होता है, जिसके कारण कोशिकाओं को जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति होती है। ये करता कौन है? करता है वही, जिसको खून कहिए, रक्त कहिए, जो कहिए। इसमें मुख्यतः दो कंपोनेंट होते हैं, एक लिविंग कंपोनेंट होता है, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। नॉन लिविंग कंपोनेंट में प्लाज्मा होता है, जिसमें कि वाटर, मिनरल और अमीनो एसिड्स, बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई होती है। हमें मेनली देखना है लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट में होता क्या क्या है, तो सबसे पहला होता है आरबीसी, जिसको हम लोग इरेक्ट्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये आरबीसी है क्या? आरबीसी में मेनली हेमोग्लोबिन होता है, जिसे एचपी के नाम से डिनोट करते हैं। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन दो शब्दों से बना हुआ है, पहला हेम और दूसरा ग्लोबिन। हेम फेरस, लोहा, और ग्लोबिन प्रोटीन। मतलब कि ये दोनों के मिलने से हेमोग्लोबिन, ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को रिसेप्ट करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न सेल्स को, ऑर्गन्स को ये सप्लाई देता है, इसका मुख्य काम है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केवल ऊंट को अगर छोड़ दे, ऊंट की लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़ दे, आरबीसी, रेड ब्लड क्रॉप्सल्स, लाल रक्त कणिकाएं, ऊंट में केवल न्यूक्लियस पाया जाता है। रेस्ट जितने भी ये होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब बातें आती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड वेसल्स, ये श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, इसके इस न्यूक्लियस में केंद्रक पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये इंप्रूव करता है। इसी के वजह से हमारे शरीर में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह का ये होता है वो इनको मार देता है, जिसके वजह से हम बच जाते हैं, बीमारियों से बच जाते हैं। और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम पट्टिकाणु कहते हैं, इनका मुख्य काम है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब रक्त का थक्का बनना। जब कहीं कट छिल जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, जिसे परपटी जम जाती है, एक पट्टी जम जाती है, जिसके वजह से आगे हेमरेज होने से बच जाता है, खून का ज्यादा लॉस होने से रुक जाता है। इसे प्लेटलेट कहते हैं, ये इसमें होता है। अब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का वहन कौन करता है? तो इसके वहन के लिए दो हमारे शरीर में मुख्य पाइप हैं, जिसके माध्यम से सप्लाई करता है। एक है धमनी और दूसरा है सीरा। इसको कहते हैं आर्टरी और इसको कहते हैं वेन। आर्टरी का मुख्य कार्य क्या है? आर्टरी की दीवार मोटी होती है, क्योंकि आर्टरी जो होता है उसमें ब्लड का सप्लाई होता है, तो इसकी दीवार मोटी होती है। अगर इसकी दीवार पतली हो जाएगी तो क्या होगा कि इसमें प्रेशर से ब्लड जाता है, ये टूट जाएगा, फट जाएगा, ये लचीला होता है। यहां ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब इसका जो आकार है, नैरो थिकनेस, जो मोटाई आप जो कहें, ये इसका छोटा होता है, कम होता है। ये ऑक्सीकृत ब्लड को लेकर जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है। इसमें रुधिर का दबाव अधिक होता है, पहले ही हमने बताया, इसीलिए इसकी दीवार मोटी होती है। अगर रुधिर का ये मोटा नहीं होगा तो ये रुधिर के दबाव को झेल नहीं पाएगा। ठीक इसके उल्टे सीरा में आए
तो इसकी दीवार मोटी होती है लेकिन इसकी दीवार पतली होती है, ठीक उल्टा। ये लचीला होता है लेकिन ये अपेक्षाकृत इसके कम लचीला होता है। लचीला ये भी होता है लेकिन अपेक्षाकृत कम। इसके बाद आती है ल्यूमेन। तो जहां इसका देखें कि इसका कम है, इसका ज्यादा है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें जो रक्त होता है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है और इसमें रुधिर का दबाव अपेक्षाकृत कम होता है। अब इसको मेन जो होता है हार्ट जो पंपिंग का काम करता है, ये किसी भी मनुष्य में एक फिस्ट के समान, फिस्ट मतलब मुट्ठी, हर एक मनुष्य में जितना आपका ये है साइज है उसके आप अपनी फिस्ट को बंद कर दें, मुट्ठी को बंद कर दें, बस उतना ही आपका हृदय का साइज है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। जितने भी सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स, उनके शरीर में 3 चैम्बर होते हैं और फिशेस में 2 चैम्बर होते हैं। अब हम इन चारों चैम्बर को देखें जरा सा। तो हम शुरू करते हैं, हवा था कहां, ऑक्सीजनेटेड कहां हवा था, ऑक्सीजन कहां, मेन लंग्स में होता है। वहां से ये ऑक्सीजन लेकर के आता है। लेके आया कौन, तो लेके आया पल्मोनरी वेन। ये लेकर के आया पल्मोनरी वेन। याद रखेंगे, आता है क्वेश्चन कि वो कौन सा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने पढ़ा कि वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीकृत ब्लड होता है, लेकिन ये अपवाद है जहां पे कि प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीकृत जिसमें ऑक्सीजन होगा, और इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड, अनऑक्सीकृत मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। चलिए पल्मोनरी वेन लेकर के आया। पल्मोनरी वेन लेकर के आया कहां पे, लेफ्ट आर्टरियम या बायां अलिंद में लेकर के आया। बायां अलिंद में लेकर के आया। बायां अलिंद से आगे बढ़ा। ये आगे बढ़ा कैसे, तो ये कंट्रैक्ट और डायलेट होता है जिसके वजह से इसमें ब्लड आना और जाना ये नियंत्रित होता है। जब आगे आया तो यहां एक भाग लगा हुआ है, जैसे ही ये रिलैक्स और कंट्रैक्ट होगा ये आगे की ओर बढ़ेगा, ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा जिसको बायां निलय कहते हैं। लेकिन आगे पुनः क्या होगा कि ये इधर से आ तो सकता है, लेकिन ये वापस जा नहीं सकता है, बैक नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे एक भाल्व लगा हुआ होता है जिसे हम बाई बाइकस्पिड भाल्व कहते हैं। याद रखेंगे, बराबर कंफ्यूजन होता है बाई और ट्राई। एक में बाइकस्पिड है, एक में ट्राइकस्पिड है। बाई कहां होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बाई हमेशा बायां में, बच गया ट्राई गया दायां में। याद रखेंगे, बाइकस्पिड बायां में होगा। भाल्व, अब भाल्व है क्या, जरा सा ये देख ले। तो भाल्व क्या है, आपके घर में अगर मोटर होगा तो उसमें भी भाल्व लगा हुआ ताकि टंकी का पानी फिर ये नहीं वापस न चला जाए। तो समझ जाए कि ये भाल्व हो गया, इधर से पानी का फ्लो जा रहा है तो पानी इधर से होकर के निकल जाएगा। लेकिन जब भी पानी अपोजिट डायरेक्शन से, उल्टी दिशा से आएगा तो ये भाल्व क्या करेगा कि इसको ब्लॉक कर देगा रास्ता को, ये आगे जाने नहीं देगा। ये भाल्व हुआ। तो यहां हमने पढ़ा बाइकस्पिड भाल्व होता है, ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये चला गया अरोटा के माध्यम से पूरे शरीर के समस्त अंगों को सप्लाई जाता है, कोशिकाओं को जाता है। फिर हमने पिछले पढ़ा लंग्स जिसमें कुपिकाएं होती हैं, कुपिकाओं तक जाता है और कुपिकाओं में गैसों का एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज के फलस्वरूप ये पूरे शरीर को सप्लाई चला गया और सप्लाई होकर के ऑक्सीजनेटेड गया, कोशिकाओं में गैसों का एक्सचेंज हुआ, वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीकृत गैस, अनऑक्सीकृत जो रुधिर था वो आया। वो कहां आया, वेना कावा के माध्यम से फिर इसमें इन किया, इसमें राइट आर्टरियम। ये वेना कावा, इसमें अगर शरीर के निचले अंग से आए, ऊपरी अंग से आए
तो ऊपर से आएगा तो कहेंगे सुपीरियर वेना कावा और नीचे से आएगा तो कहेंगे इंफीरियर वेना कावा। इससे आया आगे कहां राइट ऑट्रियम में आया। फिर यहाँ एक भाग लगा हुआ है जैसा हमने बताया था, कौन सा भाग, ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे यहाँ ट्राइकस्पिड, जो कि फिर इसको वापस जाने से रोकेगा। और ये कैसे जाएगा, जब वापस जाने से रोक देगा तो फिर इस रास्ते से तो जाएगा नहीं, तो ये कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा। ये रास्ता है, फिर चलाएगा राइट वेंट्रिकल में, यहां से निकलेगा ये, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये दूसरे रास्ते से पल्मोनरी आर्टरी से होकर के शरीर को चला लंग्स को चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये लंग्स को चला जाएगा। अब देखें इसमें दो प्रकार से, एक बार में जब कॉन्ट्रैक्ट करता है या डायलेट करता है, तो एक बार में जब यहां ब्लड आता है, यहां हमने पढ़ा कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है। यहां पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड हमेशा, ये एक्सेप्शनल है, ये अपवाद है। हमेशा हम पढ़ते हैं, यहां हमने देखा था कि धमनी ऑक्सीकृत और शिरा अनऑक्सीकृत। यहां पे जो वेन्स है शिरा, तो यहां वेन हमने पढ़ा था अनऑक्सीकृत, लेकिन यहां क्या है, वेन ऑक्सीकृत, और यहां वेन है क्या, अनऑक्सीकृत। ठीक उल्टा हो जा रहा है, ध्यान रखेंगे। कभी भी आएगा कि कौन सा ऐसा वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीकृत, तो हमेशा कहेंगे पल्मोनरी वेन। और कौन सा ऐसा वेन है जिसमें कि अनऑक्सीकृत, तो हमेशा कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। अब इसके बीच में एक डिवाइडर होता है जो बायां और दायां को बांटता है, जिसे हम सेप्टम के नाम से जानते हैं, विभाजिका के नाम से जानते हैं। और ये एक पेरिकार्डियम मसल से प्रोटेक्टिव होता है, और इसके अंदर में पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा हुआ होता है जो इस पूरे हार्ट की हमारी सुरक्षा करता है। हम देख रहे थे कि एक बार में जैसे कंट्रैक्ट डायलेट होता है, तो जब यहाँ ब्लड होता है तो उसी मिन टाइम पे ब्लड यहाँ पे भी होता है, जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, जो कि ये पल्मोनरी से आ रहा है, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। और सेम जब फिर रिलैक्स या डायलेट होगा, तो फिर जब यहाँ ब्लड होगा तो उसी टाइम यहाँ भी ब्लड होगा, तो ये जो ये होगा इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सवाल आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, तो ध्यान में रखेंगे ये बातें। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने देखा हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में, कि कैसे वो पंपिंग करता है। अब चूंकि जब वो पंपिंग करता है तो जो धमनी और शिराओं में एक जब रक्त का प्रवाह होता है, जब बहता है तो एक दाब लगता है उनके दीवार, उसे हम रक्तदाब कहते हैं। इसे रक्तदाब कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं, जिस नली से रुधिर का प्रवाह होता है, उसमें भित्ति के विरुद्ध लगने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। जैसे अगर ये वाहिकाएं हैं तो इनके विरुद्ध एक दाब लगता है बाहरी सरफेस पे, ये रक्तदाब है। ये रक्तदाब है क्या, तो इसको हम मापते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीपी, सिंपल भाषा में उसको कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, जिसको हिंदी में प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब कहते हैं। प्रकुंचन दाब 120 mm पर एचजी में मापा जाता है। जब कंडक्ट करता है, मतलब जब सिकुड़ता है तब उसको 120 mm, और जब रिलैक्स में होता है तब 80 mm पर एचजी होना चाहिए। इसको कंबाइन में हम लोग लिखते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो लिखेगा 120/80, मतलब ये स्टैंडर्ड हमारा ब्लड प्रेशर है। हमारा हार्ट बीट 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। इसको, ये जो बीपी है, इसको मापने के लिए डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल करता है, जिससे बीपी ब्लड प्रेशर पता चलता है कि कितना दाब वाहिकाओं में लग रहा है। अगर 120 से जब ज्यादा हो जाता है, कौन, सिस्टोलिक, तो हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर। जब ये होता है तो वाहिकाएं ब्रस्ट कर जाती है, रप्चर हो जाती है, शरीर के विभिन्न भागों से, मस्तिष्क से, या जहां पे कमजोर होता है वहां से रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है,
अंततः अथवा मरीज की मृत्यु हो सकती है। और निम्न रक्तदाब जब 80 से कम हो जाता है तो निम्न रक्तदाब हो जाता है, जिस स्थिति में ऑक्सीजन की आपूर्ति शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नहीं हो पाती है, जिसमें जो मरीज होता है वो गिर सकता है, उसे चक्कर आ सकती है